जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5 प्राकृतिक संसाधन इसका लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र पृथ्वी से निकट है और इसका क्या महत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वायुमंडल का क्षोभ मंडल है जो कि पृथ्वी के निकट का क्षेत्र है। यह वायुमंडल का पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का क्षेत्र है क्षोभ मंडल, जिसमें मनुष्य, अन्य जीव जंतु तथा वनस्पति जीवित रहते हैं तथा फलते फूलते हैं। वायुमंडल के इसी क्षेत्र में हम सांस लेते हैं, यानी कि जितने भी मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं वे सभी इसी में फलते फूलते हैं और अपना श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की पुष्टि करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जल पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों सभी के लिए होना अनिवार्य है, क्योंकि जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ही कहा जाता है कि जल ही जीवन है। प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि मिट्टी में हानिकारक पदार्थों को मिलाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार नहीं हो पाती है। उसे ही मिट्टी की उर्वरता कहा जाता है, यानी कि मिट्टी का पावर होता है, उसकी क्षमता होती है। उसी क्षमता के कारण फसल स्वच्छ और अधिक होते हैं। यदि मिट्टी की उर्वरता ही समाप्त हो जाएगी तो फसल का उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, उदाहरण के साथ नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वे संसाधन जिनका उपयोग होने के बाद स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, वन यानी कि जंगल, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम लोग अनवीकरणीय संसाधन का लिखेंगे कि वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद वह स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि वह खुद से नहीं बनते हैं, या तो उत्पन्न होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि उसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, उसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी हैं जो कि इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष तक का समय लगता है, और ये यदि एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर से इनको निर्माण करना असंभव है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि कुछ वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। लिखेंगे कि मोटर वाहनों के द्वारा धुआं निकलने से वायु प्रदूषण होता है, तथा चिमनियों से निकलने वाले धुआं से तथा कारखानों से निकलने वाले धुओं से भी वायु प्रदूषण होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि ओजोन स्तर हमारे लिए क्यों उपयोगी है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि ओजोन परत सूर्य की किरणों से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो चमड़ी का कैंसर, मोतियाबिंद, चमड़ी में विटामिन डी का बनना इत्यादि रोग हो सकते हैं। तो इन सभी रोगों से बचने के लिए जो ओजोन परत होता है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए ओजोन परत है जो कि मनुष्यों के लिए या फिर पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों के लिए यह जरूरी है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषकों की एक सूची बनाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जल में कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले गंदे जल स्वच्छ जल में मिलने से जल प्रदूषण होता है, तथा जल में सड़े गले पदार्थों को मिलने से भी जल प्रदूषण होता है। जैसे नदी या तालाब में कूड़े कचरे को डालने से होता है जल प्रदूषण, या फिर
मवेशियों को धोने से या फिर कल कारखानों से निकलने वाले गंदे जल को नदी तालाबों में मिला दिया जाता है, जिससे भी जल प्रदूषण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुएं द्वारा जनित वायु प्रदूषक है। वायुमंडल में इसका बहुत ही नकारात्मक यानी कि हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो मानवीय जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रवेश कर रक्त में मिल जाता है और हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यानी कि जितने भी वाहन चलते हैं तो उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक गैस निकलता है, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, वहां से वह रक्त के साथ मिल जाता है और हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो यही है कार्बन मोनोऑक्साइड का वायुमंडल में प्रभाव। अगला प्रश्न है कि ओजोन ऊपरी वायुमंडल में कैसे बनता है। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत का वायुमंडल में निर्माण कैसे होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ओजोन ऑक्सीजन का एक ही रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसका निर्माण वायुमंडल की ऊपरी परत में पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन गैस टूटता है तब उससे ही ओजोन परत का निर्माण होता है। 10 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में कैसे बनता है, समीकरण देकर बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल का नाइट्रोजन नाइट्राइट अमोनिया में परिणत हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेड़ पौधे प्राप्त कर दूसरे आवश्यक अणुओं में बदल देते हैं। कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले एक खास किस्म के नाइट्रिकरी जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। आकाश में बिजली के चमकने से वायुमंडल का नाइट्रोजन ऊर्जा प्राप्त कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। तो आप लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा समीकरण इसका। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है जो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेगा और इसे ऊष्मा मिलेगा ही, तो यहाँ पे बनाएगा ये नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब यह नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे बनेगा 2NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप लोग यहाँ पे यह समीकरण भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है BOD का उल्लेख करें, यानी कि BOD क्या है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि BOD का पूरा नाम होता है बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके बारे में लिखेंगे कि जल में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से जल में शैवाल की वृद्धि होती है, यानी कि शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है। शैवाल के मरने पर यह बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सड़न प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में लगे ऑक्सीजन की मात्रा को ही बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD कहते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि सबसे पहले तो जल में जितने भी फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जल में शैवाल की उत्पत्ति होती है। और जब शैवाल यह मर जाते हैं तो यह बैक्टीरिया द्वारा उस पर क्रिया करता है, यानी कि उसे सड़ाता है। और इस सड़ने की प्रक्रिया में जो जल में ऑक्सीजन होते हैं उसका उपयोग करता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि जल में जो भी ऑक्सीजन रहता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में
यानी कि उसको ऑक्सीकृत करने में जितना भी ऑक्सीजन लगता है उसी को ही कहा जाता है बीओडी यानी कि बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रश्न है कि समीकरण देकर बताएं कि कैसे वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा इसका समीकरण SO3 प्लस H2O यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर ही H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की सांद्रता बढ़ी है यानी कि उसकी मात्रा बढ़ गई है, जिससे ये जहरीली गैसें प्रायः औद्योगिक प्रतिष्ठानों की चिमनियों, तेल शोधक कारखानों, कोयला खदानों एवं पेट्रोलियम के दहन से वायुमंडल में पहुंचती है यानी कि आकाश में चला जाता है, जहां जलवाष्प के साथ मिलकर यानी कि ऊपर में जल की मात्रा होती ही है, जिससे ये मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। तो आप लोग लिख लेंगे और ऊपर में ये समीकरण है तो साथ में समीकरण को भी आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि किन कारणों से ओजोन के परत में छीन होते हैं यानी कि उसमें हानि होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि मोटर वाहनों के चलने से उत्पन्न धुआं में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, जो कि ओजोन परत का ह्रास करता है यानी कि उसको हानि पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन चक्र का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जीव जंतु श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया कार्बन चक्र कहलाता है। यानी कि मनुष्य जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, किंतु जो पेड़ पौधे होते हैं वे सभी ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। तो यही प्रक्रिया जो चलती रहती है इसी को ही कार्बन चक्र कहा जाता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी प्रदूषण रोकने के कोई 3 उपाय बताएं। यानी कि हमें मिट्टी को प्रदूषण यानी कि खराब होने से बचाने का उपाय बताना है। तो पहला कि मिट्टी में कूड़े कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा, कीटनाशक और उर्वरकों को मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। जितने भी हम लोग खाद ये सब डालते हैं ये सभी कीटनाशक और उर्वरक हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि कूड़े कचरे को कंपोस्ट बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्वेदन क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी यौगिक के द्वारा वायु में उपस्थित नमी को सोख लेता है यानी कि यौगिक पसीज जाता है। जब कोई भी यौगिक वायु में उपस्थित जलवाष्प को यानी कि उसमें जो नमी होती है उसको सोख लेता है, यानी कि वह यौगिक होता है जो कि पसीजने लगता है सोखने के बाद, तो इस प्रक्रिया को ही प्रस्वेदन कहते हैं। और तथा उस यौगिक को प्रस्वेदी कहते हैं। जिस पदार्थ में से नमी को सोखा गया है उस पदार्थ को ही प्रस्वेदी कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि नमक होता है वह कभी कभी पसीज जाता है, तो यह होता है इसी के कारण ही, यानी कि नमक में से जितने भी होते हैं नमी उसको सोख लिया जाता है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये रहा इसका समीकरण भी, ये देखिए इधर है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल के साथ अभिक्रिया किया, इधर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है और क्लोरोफिल, तो ये इधर बनाएगा C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, प्लस में इधर बनेगा ग्लूकोज का निर्माण होगा। और लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को
छोड़ते हैं, तो यही इसका महत्व है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि अमोनीकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वे मर जाते हैं, तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया मरे हुए पौधे में स्थित प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वे पौधों में स्थित प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को ही अमोनीकरण कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।